Assalamu alaikum. Today in this video we are going to talk about कैरियोथेरेपी. कैरियो का मतलब होता है कोल्ड थेरेपी, जिसके अंदर हम आइस को यूज करते हैं. इधर वो आइस बाथ के थ्रू हो रही है, कोल्ड पैक्स के थ्रू यूज कर रहे हैं, कूलेंट स्प्रेस के थ्रू हम यूज करते हैं. हम एक्सट्रीम कोल्ड बॉडी के किसी भी लोकल एरिया पे या फिर होल बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इससे कैरियोथेरेपी की ट्रीटमेंट देते हैं. इसको कैरियो एब्लेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है. कैरियो एब्लेशन प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इस पे एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई करके इधर लोकल एरिया या होल बॉडी के ऊपर उसको फ्रीज कर देते हैं और फिर उसके बाद एबनॉर्मल टिश्यूज को वहां से डिस्ट्रॉय करके रिमूव कर देते हैं. इट इज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट बिकॉज हमारी मेंटल और हमारी होल बॉडी की जितनी भी हेल्थ होती है वो कैरियोथेरेपी के थ्रू इम्प्रूव होती है. यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ट्रॉमा और सब एक्यूट इंजरी. अब हमारे पास एक्सीडेंटल फॉर एग्जांपल इंजरी है, ट्रोमेटिक इंजरी है, तो उसमें कैरियोथेरेपी का प्रोसेस यूज किया जा सकता है. मोस्टली यूज फॉर मैलिग्नेंट एंड बेनाइन कैंसर्स. अब हमारे पास कैंसर्स में एबनॉर्मली सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, कैरियोथेरेपी की ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं. उसमें क्या होगा कि हम फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एरिया पे देना है जहाँ पे हमने इनकी एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप करना है या उनको रिमूव करवाना है, तो वहाँ पे हम एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई करेंगे, उस एरिया को फ्रीज कर देंगे और फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे कि उनको डिस्ट्रॉय करके वहां से उनको रिमूव कर देंगे कैरियोथेरेपी के प्रोसेस के थ्रू. तो इसमें डिफरेंट कैंसर्स आ जाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स आ जाते हैं, लिवर कैंसर आ जाता है. तो ये कैरियोथेरेपी के प्रोसेस के थ्रू हम इसको जो है इस डिजीज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ट्रीट टिश्यू एक्सटर्नली ऑन द स्किन एंड इंटरनली इनसाइड द बॉडी. अब डिपेंड करता है कि हमारा जो टिश्यू है जिसको हमने कैरियोथेरेपी की ट्रीटमेंट देनी है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट है ऑन द स्किन या फिर इंटरनली इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है. क्योंकि स्किन पर क्या होता है, एक्सटर्नली हमें इंजरी हो जाती है या फिर इंटरनली क्या होगा, कोई भी ट्यूमर फॉर्म होना है तो हमें टिश्यू को रिमूव करवाना है. तो डिपेंड करता है कि हमें कोई भी इंटरनली या एक्सटर्नली जिस टिश्यू को हमें रिमूव करवाना है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम कैरियोथेरेपी की ट्रीटमेंट देते हैं. इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड हीट इज ट्रांसफर टू द कोल्ड मीडियम. तो टिश्यू से हीट हमारे कोल्ड मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है. अब जो मेनली हमारे पास टेम्परेचर रिड्यूस होता है बॉडी टिश्यू का वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मोस्टली होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग एजेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर. कि टाइम ड्यूरेशन कितना है और जो कूलिंग एजेंट है उसका टेम्परेचर कितना है, क्योंकि जितनी ज्यादा कोल्ड अप्लाई की जाएगी उतना ही जल्दी हमारे पास जो बॉडी है या जो टिश्यू है वो फ्रीज हो जाएगा. और दूसरा क्या, एक्सपोज एरिया के जितना बड़ा एरिया होता है उसको फ्रीज होने में उतना ही टाइम लगता है, कोल्ड अप्लाई होने में उतना ही टाइम लगता है, और जितना छोटा एरिया होता है वो उतना ही जल्दी फ्रीज हो जाता है. द टेम्परेचर ड्रॉप इन द टिश्यूज डिपेंड्स अपॉन. अब जब हम टिश्यूज के ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं थ्रू द कूलेंट, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा टिश्यूज का डिक्रीज हो जाता है. तो वो उसकी दो ही रीजंस होती हैं. पहली क्या रीजन होती है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कूलेंट एंड द टिश्यूज. अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा कूलेंट अप्लाई किया जा रहा होता है कैरियोथेरेपी में उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्योंकि हम कोल्ड अप्लाई कर रहे होते हैं, और टिश्यूज जो होते हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि उनमें बॉडी के अंदर हीट प्रेजेंट होती है. The more cold the application, the greater the heat loss from the tissues. अब कोल्ड जितनी ज्यादा हम देंगे थ्रू द कूलेंट उतनी ही ज्यादा टिश्यूज में से हीट लूज होती है, लॉस होती है. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टिश्यूज. अब दूसरा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टिश्यूज की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा है. इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज लाइक वाटर फिल्ड टिश्यूज such as muscle have a high thermal conductivity as compared to fat or skin. अब मसल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो मसल्स की होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फैट और स्किन. द नॉर्मल सबक्यूटेनियस फैट लेयर सर्व एज अ थर्मल इंसुलेटर फॉर द इनर टिश्यूज बिकॉज उनमें से हीट लॉस जो है वो इतना अच्छे से नहीं हो रहा होता, सो इस वजह से वो एज ए इंसुलेटर के तौर पर इनर टिश्यूज के लिए एक्ट करती है जो सबक्यूटेनियस फैट लेयर होती है. एंड जो कोल्ड पेनिट्रेशन हो रही होती है थ्रू द कूलेंट वो भी डिपेंड करती है अपॉन द ब्लड फ्लो, और हीट लॉस भी ब्लड फ्लो के ऊपर ही डिपेंड करता है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लॉस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ एक्सपोजर.
द साइज ऑफ द एरिया टू बी कूल्ड, द स्मॉलर द एरिया द मोर विल बी द कूलिंग। वही बात है कि जितना एरिया स्मॉलर होता है उतनी ही जल्दी क्या होता है कि कूलिंग अप्लाई होती है। हाउ डज कैरियोथेरेपी वर्क? इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि कैरियोथेरेपी जब अप्लाई की जा रही होती है तो उसमें एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई की जाती है एबनॉर्मल टिश्यू के ऊपर, इधर वो लोकल एरिया या फिर होल बॉडी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि वो एरिया फ्रीज कर दिया जाएगा आफ्टर सम टाइम। वो जब फ्रीज हो जाता है तो फिर उस टिश्यू को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर वहां से बॉडी से रिमूव करवा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई की जा रही है, तो एक्सट्रीम कोल्ड जो अप्लाई की जा रही होती है कैरियोथेरेपी के प्रोसेस में, उस एक्सट्रीम कोल्ड को अप्लाई करने के लिए हम गैस यूज करते हैं जो कि बाद में वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और एक्सट्रीम कोल्ड देती है। अब इसमें लिक्विड नाइट्रोजन आ जाती है, लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड आ जाती है और आर्गन गैस आ जाती है जो कि क्या करती है, एक्सट्रीम कोल्ड प्रोवाइड करती है। कैरियोथेरेपी मेथड्स एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होता है। ये दो टाइप्स होती है, दो मेथड्स होते हैं। एक्सटर्नल जो है वो क्या होता है ऑन द स्किन और इंटरनल क्या होता है इनसाइड द बॉडी। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ऑन द लोकेशन ऑफ द एबनॉर्मल टिश्यू, कि टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी ऑन द स्किन। एक्सटर्नल क्या होगा, अगर वो टिश्यू किधर है ऑन द स्किन प्रेजेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉटन स्वैब यूज करेंगे जो फ्रीजिंग एजेंट है उसको अप्लाई करने के लिए ऑन द स्किन। यानी कि अगर इन केस अगर कोई इंजरी हुई हुई है स्किन के ऊपर तो हम कॉटन स्वैब के थ्रू फ्रीजिंग एजेंट अप्लाई करते हैं इन अ कैरियोथेरेपी प्रोसेस। इंटरनली फॉर एग्जाम्पल अगर इनसाइड द बॉडी कोई ट्यूमर प्रेजेंट है या प्री कैंसरस सेल प्रेजेंट है तो उसके केस में हम क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट होता है कैरियोप्रोब, उसको हम स्मॉल इंसिजन के थ्रू कट लगाकर क्या करते हैं कि स्किन के अंदर प्लेस करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि उसके थ्रू हम क्या करते हैं बॉडी को या उस जो जगह होती है उसको फ्रीज करते हैं, कोल्ड अप्लाई करते हैं उधर और फिर वहां से जो टिश्यू होता है उसको रिमूव कर देते हैं। एक्सटर्नल कैरियोथेरेपी कॉजेज फ्रोजन स्किन टू ब्लिस्टर एंड पील ऑफ सो दैट द हेल्दी न्यू स्किन कैन ग्रो। और फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है जो वहां पे जो न्यू स्किन होती है वो ग्रो कर जाती है। व्हेन abnormal cells freeze and die during the internal karyotherapy, your immune system helps clear the tissue out of the body और इससे इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाता है। अब बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर कैरियोथेरेपी डिपेंड करती है, इसमें क्या आ जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस इनटू वाटर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या हो रहा होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और आइस वाटर में कन्वर्ट होती है। तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ आइस है वो एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो रही है इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी दैट इज 336 जूल्स। तो ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैरियोथेरेपी। स्टेजेस जो होती है कैरियोथेरेपी की वो 4 होती है। पहली स्टेज जो होती है वो कोल्ड होती है, उसके बाद और ज्यादा मतलब फ्रीज हो रहा होता है जब एरिया, तो सेकेंड स्टेज आती है जिसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, प्रिकिंग सेंसेशन होती है। थर्ड स्टेज जो आती है इसके बाद वो आती है एकिंग की जिसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। और फोर्थ जो लास्ट स्टेज आती है उसमें नमनेस हो जाती है, इसमें नॉर्मली फील होता है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, पेन भी नहीं फील हो रही होती। और जब ये फोर्थ स्टेज रीच करती है उसके बाद हम आइस को रिमूव कर देते हैं। और ये जो जितना भी टाइम ड्यूरेशन होता है ये डिपेंड करता है ऑन द बॉडी वेट कि कोई भी पर्सन है जिसको हम कैरियोथेरेपी दे रहे हैं उसका बॉडी वेट कितना है। मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए या 20 मिनट्स के लिए हम कैरियोथेरेपी का प्रोसेस देते हैं। और अगर हमें ये कैरियोथेरेपी का प्रोसेस दोबारा से करना है या हमें दोबारा से आइस अप्लाई करनी है तो हम नॉर्मल टेम्परेचर के लिए वेट करते हैं कि स्किन दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फर्स्ट स्टेज से पीछे चली जाए या फिर जो थर्ड स्टेज है उसको रीच कर जाए, यानी कि नमनेस स्टेज के ऊपर ना हो, फोर्थ स्टेज के ऊपर ना हो, तो फिर हम कैरियोथेरेपी का प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, आइस को दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द स्किन, यानी कि हमारी ब्यूटी को भी इनहेंस करती है और हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देती है, इंजरीज से भी प्रिवेंट करती है, इंप्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस, वेट लॉस, यूज फॉर मसल सोरनेस, पेन मैनेजमेंट, इंप्रूव स्लीप, रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव इम्यून सिस्टम। तो पेन मैनेजमेंट, इधर वो मसल
पेन है या फिर जॉइंट पेन है या फिर आर्थराइटिस है, कोई भी है, तो उसमें भी पेन रिलीफ करती है, ठीक है। और हीलिंग भी जो है वो हमारे पास कैरियोथेरेपी के प्रोसेस के थ्रू ही होती है। और मोस्टली क्या है कि जो माइग्रेन होता है उसमें भी कैरियोथेरेपी का प्रोसेस दिया जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द कैरियोथेरेपी। I hope so that you understand the cryotherapy process very easily. Allah Hafiz.